जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस वार्म अप सीरीज के 7वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस वार्म अप सीरीज का 6ठा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? Which of the following metal is the most malleable? मेरे मित्र, आपसे यहाँ पे ये सवाल करा जा रहा है कि Ag, Al, Zn, Na में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन सा है? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम लोग आघात वर्धनीयता की बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं मेलेबिलिटी की, तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, आघात वर्धनीयता कहते हैं। और ये क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो मेलेबिलिटी है ये धातु का भौतिक गुण है, यानी कि जो मेटल होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। बिल्कुल, आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो मेरे मित्र, जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, या फिर आप ग्रुप डी में जाने के लिए रनिंग लगाते हो, या फिर आप कोई अन्य आर्मी भर्ती के लिए तैयारी करते हो, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो? हमारा फिजिकल ठीक होना चाहिए। फिजिकल का मतलब क्या हुआ? जो सर हम लोग का शारीरिक संरचना है और जो कैपेसिटी है वो सही होना चाहिए। बेसिकली फिजिकल कहने का अर्थ होता है किसी भी चीज को जो हम लोग ऊपर से अवलोकन करते हैं वो चीज, यानी कि वो गुण। जैसे आप हमको देख पा रहे हैं, आप कहेंगे हाँ सर का रूप ऐसा है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है आप कहेंगे नहीं देख पाए। तो फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो जो धातु के अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं सर? महसूस कर सकते हैं, और उसी में से एक आपका मेलेबिलिटी है और दूसरा आपका महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी है। ध्यान में रखिएगा, जब मेलेबिलिटी कहते हैं तो आघात वर्धनीयता कहते हैं, और जब डक्टिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग तन्यता कहते हैं। आप कहेंगे ये कौन सा गुण है? मेरे मित्र, मेलेबिलिटी धातु का वह गुण है जिसमें धातु को पीट पीट करके पतला चादर में तब्दील किया जा सकता है। और आप सभी ने इस चीज की अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जब आप किसी भी मेटल से बनी वस्तुओं को पीटते हो तो वो क्या होता है सर? पत्थर जैसा बनना शुरू कर देता है। तो धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीट पीट करके पतला चादर में तब्दील किया जा सकता है सर, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। आप कहेंगे तन्यता कितना होता है? तन्यता मतलब तान दो, तन्यता मतलब तान दो, मतलब धातु का वह गुण जिसमें धातु को आप खींच करके एक लंबा तार में बदल सकते हैं, क्या कहलाता है सर? तन्यता कहलाता है। और मेरे मित्र, आप सभी अपने नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि जब भी चर्चा करी जाएगी मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल की, तो आप सभी किसका नाम लेंगे? मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल। तो पहला नाम आपका एक नंबर पे सोना आना चाहिए, और दूसरा नाम आपका एक नंबर पे क्या आना चाहिए? सेकेंड नंबर पे क्या आना चाहिए? एजी आना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, डक्टाइल का मतलब क्या हुआ सर? तन। तो सर्वाधिक तन और सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु अगर आपसे सवाल करी जाएगी तो आपका आंसर, अगर ऑप्शन में सोना है तो सोना को टिक करेंगे, चांदी है भी तो भी, लेकिन अगर ऑप्शन में सोना अब्सेंट है तो चांदी को टिक करेंगे। जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, आप कहेंगे सर यहाँ पे सिल्वर है, तो एजी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये एजी जो है ये किसका है नाम? तो आप कहेंगे सर सिल्वर का, और एल आप कहेंगे सर ये एल्यूमिनियम है, और जेड आप कहेंगे गुरुजी ये जिंक है, और Na आप क्या कहेंगे गुरुजी? ये सोडियम है। तो आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या धातु की और कोई मुख्य फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है? ऑब्वियसली मेरे मित्र, धातुओं की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है सर? ज्यादा होती है, यानी कि धातुओं की गलनांक और क्वथनांक हम लोग क्या कहते हैं सर? उच्च होता है। और धातुएं क्या होती है सर? कठोर और हार्ड होता है,
क्या होता है सर? कठोर और हार्ड होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे जो सबसे अहम प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम लोग धातु को परिभाषित करते हैं कि धातु जो है वो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? चालक होता है। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। और साथ ही एक छोटा सा पॉइंट याद रख लीजिएगा, सामान्यतः धातुएं आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेगी, जबकि अगर आप अधातु की बात करेंगे ये तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर है यहाँ पे, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इसका उपयोग हम लोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? विभवांतर मापने के लिए करते हैं। रियोस्टेट है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक प्रकार का वेरिएबल रेसिस्टर है। क्या है? वेरिएबल रेसिस्टर है, जिसका काम क्या होता है? तो सर इसका काम होता है करंट को कंट्रोल करना। करंट को क्या करना? आप कहेंगे कंट्रोल, बोले तो नियंत्रण करना, करंट को कंट्रोल करना। जबकि गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे विद्युत धारा की दिशा या अल्प मात्रा में हम लोग इसका उपयोग कहां पे करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने में भी करते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि 4 तत्वों की परमाणु संख्या, आपका फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15 और फिर आपका क्लोरीन है 17, आर्गन 18 है। निम्न में से किन दो तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे? आपका फ्लोरीन और फास्फोरस, फिर है आपका फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और आर्गन, फिर है क्लोरीन और फास्फोरस। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है, यहाँ पे 4 तत्व दिया गया है, F का परमाणु संख्या 9 और P का जो परमाणु संख्या है वो कितना दिया गया है? तो सर P 15 दिया हुआ है, और क्लोरीन जो है वो आपका 17 दिया हुआ है, और आर्गन जो है वो आपका क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किन दो तत्वों के गुणों में समानता देखने को मिलेगी? क्या कहोगे? गुरुजी जैसे ही तत्वों के गुणों में समानता की बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस आवर्त सारणी को कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि तत्वों के गुणों को समझने के लिए हमारे पास क्या बना हुआ है? आप कहेंगे आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। मेरे मित्र आप सभी को इतना तो जरूर मालूम है कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इसमें 2 रेखा होती है। उदर्ग रेखा को हम लोग वर्ग कहते हैं, और जो हमारा क्षैतिज रेखा होता है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी के किसी एक ही वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्व जो होते हैं उसका प्रॉपर्टीज समान होता है, या फिर किसी आवर्त में, एक ही आवर्त में अगर मिलता है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि सर अगर कोई तत्व हमारा आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? सर समान होंगे, या हम सरल भाषा में कहते हैं सर संयोजकता समान होगी। और अगर इससे भी नहीं आपको चीजें याद रहती है तो आप सभी तो इतना मालूम है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 को क्या बोला जाता है? हैलोजन ग्रुप। आवर्त सारणी के वर्ग 17 को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे हैलोजन ग्रुप। वर्ग 18 को क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस ग्रुप। तो मेरे मित्र आर्गन अक्रिय गैस में जाएगी तो इसका प्रॉपर्टीज तो किसी से मिल में नहीं करेगा। अब क्लोरीन, तो सर ये तो हेलो ग्रुप का एलिमेंट होगा, फ्लोरीन सर हेलो ग्रुप का एलिमेंट होगा, लेकिन फास्फोरस आप कहेंगे हैलोजन ग्रुप में नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है कि फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्या होगी? आप कहेंगे सर समान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर हाउ कैन वी कैलकुलेट द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रुप नंबर? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां पे सीधे सीधे ये डिस्कस करें कि ये जो हमारा फ्लोरीन है, तो इसके कक्षा में परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरह से होगी? आप कहेंगे सर 2 और 7। तो इसकी संयोजकता कितनी? तो आप कहेंगे सर 1। अब मेरे मित्र जो आपका क्लोरीन है इसका अगर हम लोग एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सेल बेस पे तो कहेंगे 2 8 7। सर इसके भी संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के संयोजी सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक ग्रुप में होगा। फास्फोरस की बात करेंगे तो 2 8 5 हो जाएगा, नहीं होगा सर। आर्गन 2 8 8, ये तो अक्रिय गैस के समूह में चला जाएगा। तो कंसेप्ट है, तो आप कैसे भी करके इसको ठीक कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल वर्ग से संबंधित नहीं है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि रेप्टाइल वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग से उसको बोला जाता है जिसमें जंतु क्या होते हैं? सर रेंगते हैं। तो भाई मेरे कछुआ, मगरमच्छ, सांप कहेंगे सर रेप्टाइल वर्ग से हैं। जबकि मेढक जो है ये क्या है? आप कहिएगा एम्फीबियन ग्रुप से। मेढक किससे? तो सर एम्फीबियन बोले तो
उभयचर ग्रुप से है। किस ग्रुप से? उभयचर। और उभयचर प्राणी कौन होते हैं? तो सर जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं उसको हम लोग उभयचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? मेरे मित्र यहाँ पे आपसे सवाल करा जा रहा है कि जब आप बंदूक से गोली फायर करते हैं तो बंदूक आपका पीछे की ओर आता है। आप कहेंगे गुरुजी इसी को प्रतिघाती वेग कहा जाता है। आघात के बदले में जो घात मिलेगा वो प्रतिघाती होगा। तो जब गोली फायर होता है तो गोली आगे निकलती है और बंदूक आपका पीछे आता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के थर्ड नियम से संबंधित है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? आप सभी कहेंगे सर गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। जो क्या है? तो सर क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, एक्शन रिएक्शन लॉ है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बंदूक का पीछे हटने का गति क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे प्रतिघाती वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिघाती वेग, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? -mv/m होता है। क्या होता है? -mv/m होता है, जहां पे छोटा वाला m और छोटा वाला v गोली का मास और गोली का द्रव्यमान, और जो बड़ा वाला m है ये क्या है? बंदूक का द्रव्यमान। जनरली बंदूक बड़ा होता है तो बंदूक का द्रव्यमान हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट किए हैं। बंदूक का वेग सर बड़ा होता है तो कैपिटल V से रिप्रेजेंट किए हैं। गोली छोटा होता है तो हम लोग आम बोलचाल के भाषा में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपका एक फार्मूला बन जाता है किसका? प्रतिघाती वेग का। क्या होगा? -mv/m। बहुत सारे सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी गति का पहला और दूसरा नियम क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन साहब के द्वारा गति के लिए 3 नियम दिए गए थे। पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है। और दूसरा नियम से क्या मिलता है? तो सर जो F = ma हम लोग पढ़ते हैं, ये हमें कहां से मिलता है? तो ध्यान में रखेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। कहां से मिलता है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। मतलब बल के लिए सूत्र या व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। ठीक है, और पहला नियम को आप सभी ध्यान में रखना, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कि युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? मेरे मित्र युग्मक संलयन की बात की जा रही है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो युग्मक है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, जाइगोट नहीं, गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग मनुष्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि गुरुजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दो चाहिए, 2 पेरेंट्स मेल और फीमेल। अब मेल के बॉडी से क्या रिलीज होगा? आप कहेंगे स्पर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको मादा युग्मक कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमेट्स कहते हैं। और फीमेल के बॉडी से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरे मित्र इसको हम लोग फीमेल गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट्स कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि फीमेल के बॉडी में जो ओवम आपका, फीमेल के बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में ओवम के साथ जो है क्या होता है? तो स्पर्म मिल जाता है, यानी कि ओवम के साथ जो है स्पर्म डिफ्यूज होता है, एक दूसरे के साथ मिलता है। तो ये क्या बना लेता है सर? ये जो है जैसे ही स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट करके युग्मज बना लेता है। क्या बना लेता है? युग्मज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो एक्चुअली जो यहां पे कहा जा रहा है कि युग्मक बनेगा, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक्चुअली युग्मक संलयन जो है वो क्या है? तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना। और इसमें क्या हो रहा है? तो अंडे के साथ शुक्राणु में से एक का क्या होता है सर? संलयन होता है। मतलब सही आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन है। आपसे कहा जा रहा है कि युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित करते हैं? तो युग्मक संलयन का मतलब हुआ ओवम और स्पर्म का मिलना, यानी कि अंडा और स्पर्म का मिलना। स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं, तो अंडे के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन क्या कहलाएगा सर? आप कहेंगे युग्मक संलयन कहलाएगा। एक अंडे का विखंडन कभी नहीं, सहकोशिका के साथ जरूरी ही नहीं है सर। एक शुक्राणु का विखंडन कभी हो ही नहीं सकता। जब तक ओवम और स्पर्म एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं करेगा तब तक सर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रखिएगा कि ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये कहां पे होगी? फीमेल के बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में। कहां पे होगी सर? फैलोपियन ट्यूब में होगी। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। मेरे मित्र जनरली बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है आपका जो जीव का मतलब एक तरह से कह सकते हो आविर्भाव है, इवोल्यूशन है, उसमें क्रम क्या रहा है। तो पहला तो आपका उत्परिवर्तन जिसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका जननात्मक विलगन जिसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं, तीसरा प्राकृतिक चयन, और चौथा आपका इवोल्यूशन यानी कि विकास जिसको हम लोग डार्विन के विकास सिद्धांत से रिलेट करते हैं। मतलब आपका पहला नंबर पे उत्परिवर्तन आता है, दूसरा नंबर पे जननात्मक विलगन, और तीसरा नंबर पे आपका प्राकृतिक चयन, और चौथा नंबर पे आपका विकास आता है। तो आप कहेंगे सर क्रम तो सही ही है, मतलब ए बी सी डी हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसे होता है। तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा, और बेसिकली मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? कि जब हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की, तो जाहिर सी बात है वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। हम लोग बात किसकी करेंगे? तो कॉपर सल्फेट और वाटर को मिक्स करने की। ध्यान में रखिएगा कि एक मॉलिक्यूल्स आपका कॉपर सल्फेट का और दो मॉलिक्यूल्स वाटर का जब एक दूसरे के साथ मिलता है तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल 2 बना लेता है, और साथ ही साथ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। चूंकि कॉपर सल्फेट के वाटर में डिसॉल्व होने से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो एक्वस सॉल्यूशन होगा यानी कि AQ होगा किसका? कॉपर सल्फेट का, उसका नेचर कैसा होगा? आप कहेंगे गुरुजी एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा। और मेरे मित्र जो अम्ल होगा वो क्या करेगा? आप कहेंगे नीला लिटमस को लाल कर देगा, और जो क्षार होगा वो क्या करेगा? आप कहेंगे लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो आप ये समझ चुके हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है इसकी प्रकृति कैसी होती है। आपने क्या कहा? सर जी एसिडिक। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या कहेंगे, जो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लाल लिटमस नीले रंग में किसके द्वारा परिवर्तित होंगे? क्षार के द्वारा परिवर्तित होंगे। मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित तो करेगा क्योंकि एसिडिक नेचर है, तो जाहिर सी बात है ये नीला लिटमस को लाल करेगा। फिर है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है, मेरे मित्र नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाता है। n का मान कितना होगा? अब जो मित्र प्रैक्टिस में होंगे उनको ये सवाल बनाने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी, लेकिन जो मित्र फ्रेशर होंगे उनको लग रहा होगा गुरुजी ये कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है चला कि अगर हम लोग ये कहें कि वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु का वेग v है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? आप कहेंगे Ke इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा गुरुजी। मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v को अगर 2 भी कर दें तो Ke इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर। आप क्या कहिएगा कि सर जी ये 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग कहेंगे सर ये 4 इंटू के होगा। क्या होगा? 4 इंटू के। मतलब क्या हुआ कि अगर वेग दोगुना होगा तो n का मान क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर n का मान 4 हो जाएगा। तो सही आंसर चला जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताइए ना सॉल्व होगा? बहुत सारे मित्र इसमें कंफ्यूज करेंगे, जबकि पूरा डाटा दिया हुआ है, चला आराम से बना सकते हो। क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है, तो मेरे मित्र फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे समझने के लिए एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप क्या समझेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा कितना है? 4 किलो हर्ट्ज। तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 किलो हर्ट्ज है तो ये 4000 हर्ट्ज होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है, तो मेरे मित्र लेमडा आपका क्या है? 40 सेंटीमीटर। अच्छा इसको मीटर में लाएंगे तो आप कहेंगे 0.4 मीटर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि अगर डिस्टेंस हमारा 3.2 किलोमीटर हो तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यह है ना पूछा जा रहा है। चला आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई बार अपने सेशन में बताया है, कि जो तरंग का वेग होता है वो आवृत्ति, तरंग का वेग जो है वो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है।
आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है, तो क्या हम यहाँ पे भी नहीं निकाल सकते हैं सर आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य से? बिल्कुल। आवृत्ति कितना है 4000 और तरंगदैर्घ्य कितना है 0.4। पॉइंट हटाइए नीचे, आप कहेंगे कैंसिल हो गया। सर जी ये कितना हो गया 1600 मीटर पर सेकेंड। मेरे मित्र डिस्टेंस कितना कवर करना है 3.2 किलोमीटर। आप क्या कहते हो कि गुरुजी जो भी होगा वो d बाई टी होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम हम मान ले? आप कहेंगे बिल्कुल मान लीजिए। क्या कहिएगा कि गुरुजी वी टी इक्वल टू डी होगा और टी इक्वल टू, तो सर ये हो जाएगा हमारा d बटा v। d कितना है 3.2 किलोमीटर, मीटर में सर जी ये 3200 मीटर हो जाएगा, और जो हमारा स्पीड है वेलोसिटी है वो 1600 मीटर पर सेकेंड है। तो आप कहोगे कि गुरुजी ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आया आंसर 2 सेकेंड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट का ख्याल आप हमेशा रखेंगे, और फिजिक्स न्यूमेरिकल में यूनिट के बदल जाने से बहुत कुछ बदल जाता है, तो ये चीजें आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सरल सा, कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? आप कहेंगे प्लूटोनियम है, थोरियम है, टाइटेनियम नहीं है, जबकि यूरेनियम भी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 4 स्टेटमेंट्स में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन गलत है। पहला है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, और चौथा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मेरे मित्र जो यहाँ पे कहा जा रहा है पहला स्टेटमेंट में कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे और साथ ही साथ खिसकाने पे प्रतिरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाएगा। बेसिकली पदार्थ की हम लोग 3 पॉपुलर स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि 2 और स्टेट होते हैं, चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर पंचम अवस्था कहते हैं। मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो पदार्थ होता है वो अत्यंत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उसके जो कण होते हैं उस पदार्थ के सरफेस में गतिशील होते हैं, जिगजैग मोशन में चलते रहते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये आपका कोई पदार्थ है और इसके ये कण है, तो इसके ये कण इस तरह से मोशन में होते हैं, यानी कि ये स्थिर नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके 2 कणों के बीच में जो जगह होता है उसको अंतराण्विक स्थान कहते हैं, और जो 2 कण आपस में बंधे होते हैं उसको अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो आपसे जो यहाँ पे सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, पहला ही कथन गलत है कि कहा जा रहा है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। आप कहेंगे सर गलत है, क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में होते हैं। और जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मेरे मित्र इसी रिक्त स्थान को हम लोग अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल बात सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, किस बल से? ध्यान में रखिएगा, अंतराण्विक आकर्षण बल से। किस बल से? आप सभी ध्यान में रखेंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल से। अंतराण्विक आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आपको तो गलत चूज करना है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो है क्वेश्चन नंबर 13 कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग पीटी की बात करते हैं तो पीटी का अपना एक प्रारंभिक इतिहास रहा है। डॉबराइनर साहब ने अलग रूल दिए थे, न्यूलैंड साहब ने अलग रूल दिए थे, मेंडलीव साहब ने क्या किए? अपना अलग नियम दिए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डॉबराइनर की, अगर हम लोग बात करते हैं डॉबराइनर की, या फिर हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड की, या फिर हम लोग बात करते हैं मेंडलीव की, तो इन तीनों के तत्वों के गुणों को समझने वाले आवर्त सारणी में एक समानता थी। वो क्या था? तो इस तीनों का जो आवर्त सारणी था या आवर्त नियम था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। जबकि मोसले ने जो आपका आवर्त सारणी बनाया, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करा। इन्होंने क्या करा? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करा, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और मोसले साहब ने यहाँ पे तत्वों के बेसिक गुण के रूप में किसको परिभाषित किया? परमाणु संख्या। यानी कि मेंडलीव ने जो बताया था कि तत्वों का गुण, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, उस बात को मोसले साहब ने क्या कर दिए? गलत कर दिए। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। और
मेंडलीव ने क्या करा था, तो अपने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, जबकि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में क्या करा, तो सर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया। और आवर्त नियम में क्या कहा कि जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो तत्वों के परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, परमाणु संख्या में कमी, आप कहेंगे नहीं, परमाणु संख्या में वृद्धि, बिल्कुल सर, बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या नहीं, घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या नहीं, तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। मान लीजिए कि इस पेन को हम इस ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो इस ऊंचाई पे अगर ये है तो इसके पास तो स्थितिज ऊर्जा है, जब ये ऊंचाई पे है तो स्थिति के चलते स्थितिज ऊर्जा कवर किए हुए अपने साथ, लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे ये नीचे गिरना शुरू कर देगा, मतलब सर इसके गति के चलते काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो अगर कोई वस्तु किसी ऊंचाई पे है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही गिरना शुरू करेगी सर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर जैसे ही जमीन पे आएगी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो मेरे मित्र जो कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है, आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा घटेगा जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। पहला ऑप्शन है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, नहीं, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यही मेरे को सही लग रहा है। और तीसरा है कि इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी बात गलत है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है, ये तो उल्टे कह रहा है। सही आंसर चला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा क्या होता है, आप कहेंगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। कैसे हल करेंगे ऐसे सवाल को। नाइट्रोजन परमाणु की बात की जा रही है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 7, एटॉमिक मास 14 होता है। बस याद रखिएगा कि जो एटॉमिक मास है किसी भी एटम का, एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम का, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोले तो परमाणु द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो आपका ये परमाणु संख्या है ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, सर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, एक्चुअल में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो चूंकि इसका जो मास नंबर है परमाणु द्रव्यमान 14 है तो हम कहेंगे 14 तो लिख देंगे। अब पी प्रोटॉन है तो 7 प्लस एन, क्या कहिएगा कि गुरुजी n इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 7, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार होगा। बताइए ना सॉल्व होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की सतह पे भार का, चंद्रमा की सतह पे भार का, चंद्रमा की सतह पे भार का, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, पृथ्वी के भार का 1/6 यानी कि पृथ्वी के भार बटा 6। अब चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार कितना दिया हुआ है सर 300 न्यूटन, तो हम लोग कहेंगे सर 300 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पृथ्वी का भार अब बटा 6। तो पृथ्वी पर भार क्या होगा, पृथ्वी का भार तो 6 गुना 300। मेरे मित्र मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अदरवाइज 1800 न्यूटन हम भी कह सकते थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे पता यह चलता है कि अगर चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है तो पृथ्वी के सतह पर चंद्रमा पे जो कोई वस्तु है उसका भार क्या होगा, तो सर उसके भार का 6 गुना होगा। और मेरे मित्र चंद्रमा की सतह पे जो भार है वो 1/6 कम क्यों हो जाता है, क्योंकि सर वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 1/6 से कम हो जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि पौधे में हार्मोन के संचरण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं और इसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश अनुवर्ती बोलते हैं। बेसिकली पौधे में जो वृद्धि होती है किसी भी एक स्टिमुलस के प्रति, वो उसके ऑक्सिन हार्मोन के चलते, और पौधे की वृद्धि को मापने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग ऑक्सिनोमीटर कहते हैं। तो सवाल आपका वहीं से कहा जा रहा है कि पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। आप कहेंगे ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे क्या होते हैं सर, वो आपका प्रकाश की ओर झुक जाता है। मेरे मित्र, साइटोकाइनिन ये भी प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन ये भी प्लांट हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल ABA ये भी हमारा क्या है, प्लांट हार्मोन है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी प्लांट हार्मोन हमको याद नहीं रहता है। मेरे मित्र, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बस आप ये समझ लो कि कहीं पे कोई काम चल रहा है और आप उस जगह पे काम कर रहे थे, किसी कारण से आप छोड़ के चले आए। अब उस काम का जो ठेकेदार है वो सरदार जी है। अब जैसे ही गए दूसरे बार काम मांगने के लिए, उन्होंने क्या बोला, ओ जी साइट इत्थे खाली नहीं है। क्या बोला ठेकेदार ने, ओ जी साइट इत्थे खाली नहीं है, साइट इत्थे खाली नहीं है। बस इतने को तो चीज है, जरूरत चला। ओ से याद रख लीजिएगा ऑक्सीन, ओ से ऑक्सीन, जी से जिब्रेलिन, जी से आपका जिब्रेलिन हो जाएगा, साइट से साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइट से क्या होगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। और इथे से क्या हो जाएगा सर, इथेलिन हो जाएगा, इथेलिन हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA तो है ही। साइटोकाइनिन क्या करता है सर, पौधे के कोशिका विभेदन में मदद करता है। जिब्रेलिन जो बीज होते हैं उसके सुप्तावस्था को तोड़ता है। ऑक्सीन वृद्धि के लिए सहायक होता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, प्लम्बम, TB जिसको हम लोग कहते हैं निकेल। क्या कहेंगे, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, तो कैटरीना के ने तो सोडियम पोटेशियम सोडियम, और कार मांगी कैल्शियम, तो सर कैल्शियम तो आवर्त सारणी में टॉप, सॉरी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में टॉप पे आएगा। जाहिर सी बात है कि जो टॉप पे होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी की बात करते हैं तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, जो नीचे होती है वो निम्न अभिक्रियाशील, और जो बीच में होता है मध्यम अभिक्रियाशील। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। कहा जा रहा है कि जो हमारा ड्राई लिटमस पेपर होता है और उसी पे अगर क्या किया जाए तो सर ड्राई HCl गैस डाला जाए तो क्या क्रिया होगा। मेरे मित्र आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रामबाण याद रख लेना कि एसिड हो या बेस हो, जब तक ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में नहीं आएगा तब तक अपना प्रकृति या अपना नेचर शो नहीं करेगा। यानी कि एसिड और बेस ड्राई अवस्था में, शुष्क अवस्था में अपने प्रवृत्ति को शो नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होती है तो क्या होता है, आप कहेंगे सर चूंकि HCl गैस हमारा शुष्क है इसीलिए लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो ऑप्शन है कि नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, गलत होगा। नीला लिटमस पेपर सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, गलत। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो रंग ही नहीं बदला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। मेरे मित्र ये पहले क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है मेरे ख्याल से, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चला आज के इस सेशन में हम लोग टोटल 19 क्वेश्चन ही रखते हैं और इसका आंसर आप सभी को मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, तो क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।